हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका WRC में। ये वो शो है जिसमें हम किसी भी एक ओल्ड क्लासिक फिल्म की समीक्षा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और आज चूंकि 2 दिन हो गए हैं हमारे फेवरेट स्कॉटिश एक्टर शॉन कॉनरी का स्वर्गवास होके, वो जाने जाते हैं अपनी बॉन्ड फिल्मों के लिए जिसमें उन्होंने 7 सुपरहिट फिल्में की थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने कई सारी दूसरी फिल्में भी की थी जो कि बड़ी नोटवर्दी और इम्पॉर्टेंट थी। उन कई सारी फिल्मों में से एक फिल्म थी जो 1987 में रिलीज हुई थी, जो कि अमेरिकन क्राइम ड्रामा थी और उसका नाम था द अनटचेबल्स। ये फिल्म उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर ब्रायन डी पाल्मा ने डायरेक्ट की थी, जिन्होंने उससे पहले 4 साल पहले ही 83 में बनाई थी स्कारफेस अल पैचिनो को लेकर, और वो फिल्म सुपरहिट थी। उस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर हमारे देश में हमने अग्निपथ बनाई थी। अब ब्रायन डी पाल्मा जाने जाते थे अपनी सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के लिए, और उनके काम के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था अल्फ्रेड हिचकॉक और जीन लुक गोडार्ड का। और फिर जब उन्होंने ये फिल्म शुरू की तो उनको स्क्रीन प्ले में साथ दिया डेविड हैमिट ने, जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर स्क्रीन प्ले राइटर थे, जिन्होंने द वर्डिक्ट, उसके अलावा द पोस्टमैन रिंग्स ट्वाइस और उसके अलावा हैनिबल जैसे फिल्में लिखी हुई है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया वो कॉम्बिनेशन बड़ा ही स्ट्रांग था। और फिर स्टारकास्ट में उस वक्त की ड्रीम टीम थी। सबसे पहले तो मेन लीड कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर ने पहले सोचा था डॉन जॉनसन और मिकी रूर्क, लेकिन फिर वो मिला केविन कॉस्टनर को। उसी तरीके से मेन विलन अल कपोन के रोल में पहले रॉबर्ट डी नीरो के बजाय बॉब हॉस्किंस को साइन कर लिया गया था, क्योंकि डायरेक्टर को ये लगता था कि चॉइस तो मेरी पहली रॉबर्ट डी नीरो ही है, लेकिन वो शायद बहुत बिजी रहेंगे। लेकिन रॉबर्ट डी नीरो को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर ये फिल्म साइन की, और इस तरीके से एक ड्रीम टीम बनी जिसमें केविन कॉस्टनर हीरो, उसके अलावा अल कपोन के कैरेक्टर में विलेन रॉबर्ट डी नीरो, और फिर शार्प शूटर के कैरेक्टर में एंडी गार्सिया, फिर चार्ल्स मार्टिन स्मिथ जो कि अकाउंटेंट है, और फिर आयरिश अमेरिकन ऑफिसर के कैरेक्टर में शॉन कॉनरी। कहानी 1930 के प्रोबेशन के दौर की है, जब अल कपोन की शिकागो में तूती बोलती थी। वो क्राइम लॉर्ड था और उस वक्त उसकी शराब सारे शिकागो में चलती थी, और उसकी पकड़ वहाँ की राजनीति, वहाँ की गुंडागर्दी और वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट पर भी थी। और ऐसे में एक ईमानदार ब्यूरो ऑफ प्रोबेशन का एक एजेंट होता है जो अल कपोन के खिलाफ एक ड्रीम टीम बनाता है। एक ऐसी टीम बनाता है जो कि बिल्कुल भी स्वार्थी ना हो, जो किसी भी तरीके से अल कपोन के इन्फ्लुएंस में ना आए। ऐसे में उसके साथ जो जुड़ते हैं उसमें एक होता है आयरिश अमेरिकन ऑफिसर, दूसरा होता है एक शार्प शूटर नया रिक्रूट, और एक होता है अकाउंटेंट। अब ये 4 लोगों की जो टीम बनती है उसे कहा जाता है द अनटचेबल्स। ये वो टीम होती है जो कि अपने स्वार्थ और ब्राइब या रिश्वतखोरी से कोसों दूर है। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स के लिए अनटचेबल्स है। ऐसे लोग जिनको कोई छू नहीं सकता, जिनको कोई टच नहीं कर सकता, जिनको कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन नहीं दे सकता। ऐसी जबरदस्त टीम ये बनती है, और फिर ये छापे मारती है उनके शराब के अड्डों पर। और इन्हीं दौरान, इन छापों के दौरान ही उनको मालूम पड़ता है कि कई सालों से अल कपोन ने टैक्स रिटर्न्स में घोटाले किए। अब जैसे ये खबर उनके पास आती है, उनके पास अकाउंटेंट होता है जो ये सब चीजें जानता है, इसलिए उसके बाद वो किस तरीके से अल कपोन को फ्रेम करते हैं, और फिर अल कपोन की पूरी टीम जो कि वहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसकी टीम किस तरीके से इन लोगों के खिलाफ भड़कती है और किस तरीके से बदला लेने के लिए कोशिशें करती है, उसकी परत दर परत खुलने वाली बड़ी ही एक्शन पैक्ड और बड़ी ही खूबसूरती से कंपोज की हुई है ये जबरदस्त फिल्म। इस फिल्म की शॉर्ट कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर बिल्डिंग इतनी जबरदस्त है कि आप मस्मराइज हो जाओगे इस आर्ट फॉर्म को देखकर। एक्चुअली उस जमाने में $25 मिलियन से बनी हुई इस फिल्म ने बिजनेस किया था $106 मिलियन का, यानी बॉक्स ऑफिस पर तो ये सुपरहिट थी, लेकिन साथ ही साथ अपने एक्शन सीक्वेंसेस और अपनी शॉर्ट कंपोजिशंस और अपने कुछ सीक्वेंसेस जो कि जबरदस्त ड्रामेटिक सीक्वेंसेस थे, उसके लिए आज तक दुनिया भर के लोग इस फिल्म से प्रेरणा लेते हैं। ये उस वक्त नॉमिनेट हुई थी 4 कैटेगरीज में: बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। और इन 4 नॉमिनेशंस में से ऑस्कर मिला था एक ही, और वो था शॉन कॉनरी को एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जिन्होंने रोल किया था अमेरिकन आयरिश
अपराइट ऑफिसर जिम मैलोन का, जो कि अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपनी स्टाइल और अपने स्वैग के लिए जाना जाता है। इस फिल्म को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल दर्जा प्राप्त है एक क्लासिक होने का, और इस फिल्म के कई सारे सीक्वेंसेस, जैसे कि ट्रेन की शूटआउट का सीक्वेंस, उसके अलावा जिम मैलन की हत्या का सीक्वेंस, उसके अलावा एक शूटआउट का सीक्वेंस जिसमें एक कैरेज से छोटा बच्चा सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, ऐसे सारे सीक्वेंसेस उस वक्त के लिए नए आयाम थे फिल्म मेकिंग में, और इन सीक्वेंसेस से आज भी दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक स्कोर किया था एनियो मॉरिकोन ने, जो कि बड़े पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर थे, और वो नॉमिनेटेड थे इस फिल्म के लिए ग्रैमी अवार्ड्स में। एक्चुअली हाल ही में यानी जुलाई में ही एनियो मॉरिकोन की भी 91 एज में मृत्यु हो गई, और वो भी बड़े पॉपुलर थे अपनी फिल्मों के लिए और अपने म्यूजिक के लिए। इस फिल्म को मैं इसलिए रिविजिट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ब्रायन डी पाल्मा के काम से वाकिफ हो। उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, साथ ही साथ आप ये भी बात जान ले कि शॉन कॉनरी सिर्फ जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर तक ही सीमित नहीं थे, उसके अलावा उन्होंने खूब सारी फिल्में की थी जिसमें अल्फ्रेड हिचकॉक की मरीन भी थी, और उसके अलावा जो दूसरी सबसे नोटवर्दी फिल्म थी जिसके लिए उनको ऑस्कर मिला था वो थी द अनटचेबल्स। इस फिल्म में एक बड़ा ही एज ओल्ड चार्म है, एक राइटस फील है, बड़ी ऑनेस्टी है, बड़ी ऑथेंटिसिटी है, और ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फिल्म है, लेकिन इसकी चार्म और इसकी खासियत, इसकी खूबसूरती और इसका लैविश सेटअप इतना जबरदस्त है कि आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। बड़ी खूबसूरत फिल्म है ये।